हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेनेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान सीडीपी। सीडीपी में ये चौथी क्लास होगी और चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव मतलब बालक के ऊपर जो होगी आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बालकों की, यदि हम देखेंगे कि बाल विकास की अवरोधक क्या है। बाल विकास का अवरोधक बैरियर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बैरियर्स का मतलब समझ गए होंगे। देखिए, अवरोधक से थोड़ा सा रुकावट, अवरोधक में क्या होता है, रुकावट होता है। अब देखिए, रुकावट जो होती है बालकों के अंतर्गत जो होती है तो दो तरीके से होती है। तो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास के अवरोधक क्या क्या है। तो सबसे बड़ी चीज होगी, बाल विकास के अवरोधक में आएंगे तो अवरोधक दो चीजें होती है। एक होगा हमारा बाह्य कारक और दूसरा होगा आंतरिक कारक। बाह्य कारक हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, और इसका हो गया इंटरनल फैक्टर। दो चीजें हैं दोस्तों। देखिए, बाह्य कारक क्या होते हैं, जो हमें बाहरी रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है, जो हमें बाहरी तरीके से जो होगी बाहर की घटनाओं की तरफ प्रभावित करे। तो बाहर की घटनाओं की तरफ किससे प्रभावित करेगी, देखिए यहां पे आ जाएगा आपकी आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक एवं सामाजिक फैक्टर जो होंगे हमें बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कपड़े नहीं है, तो इसका रीजन होने का क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है तो मुझे समाज में प्रस्तुत होना है, लोगों के बीच जाने हैं, तो कहीं ना कहीं चीज क्या कर रही है, हमें प्रभावित कर दी। जब अच्छे अच्छे लोगों की मंडली बैठी हुई है, कुछ बेस्ट लोगों की मंडली बैठी हुई है, एजुकेटेड लोगों की मंडली बैठी हुई है, हालांकि वहां पर जो है हमें जाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास उस तरह का जो है, हमारे पास मेंटालिटी है, लेकिन मेरे पास उस प्रकार का ड्रेस नहीं है, उस प्रकार का पहनावा नहीं है, या वहां तक पहुंचने के लिए जहां तक वो मीटिंग चल रही है एजुकेटेड लोगों की, वहां तक पहुंचने के लिए जो है मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या है, हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और जब नहीं पहुंच पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगी, वो अवसर नहीं प्रदान हो पाएगा, और जब वो चीज हमें अवसर नहीं प्रदान कर पाएंगे तो हमें जो होगी उस चीज की कीमत नहीं पता चलेगी, और नहीं पता चलेगी तो हम उससे क्या हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, आर्थिक एवं सामाजिक चीज क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। अब देखिए, मान लीजिए कि शादियों का मौसम चल रहा है, और मान लीजिए कि आप खुद बेहतर सुंदर हैं, खूब सुंदर है आप, लेकिन क्या हुआ कि शादी मोहल्ले में पड़ गई है और आपके मित्र की शादी पड़ गई है। अब क्या है कि वह लड़की बेचारी रेडी है, एक साल पहले से रेडी है, उसकी सहेली बोल चुकी है कि तुम्हें शादी में आना है, ठीक है, उसके माइंड में चल रहा है कि मैं सहेली की शादी में जाऊंगी। लेकिन अचानक क्या होता है कि उस जिस बेचारी को जाना है अपनी सहेली की शादी में, अचानक उसके घर जो होती है पैसे की तंगी आ जाती है। जब पैसे की तंगी आ जाएगी तो उसी समय जो होती है उसे कपड़े की आवश्यकता होगी। ये बताइए कि जब कपड़े की आवश्यकता होगी तो क्या उसके पास वो जा सकती है, क्योंकि कपड़े जब नहीं खरीद पाएगी तो वह वहां पर जाएगी, लेकिन वो चीज जो होनी चाहिए उस तरीके से, जो सामाजिक माहौल होना चाहिए, जो लोग वहां पे माहौल बनाए रखे होंगे, वह उस चीज को जो है लड़की ये सहन नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि वह आर्थिक एवं सामाजिक चीजें जो होती है उसके ऊपर क्या कर रही है, प्रभाव डालती है। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आंतरिक कारकों की, तो आंतरिक कारकों के अंतर्गत जो आता है वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया,
बुद्धि हो गया, संवेगात्मक हो गया, इसको बोलते हैं आंतरिक, इंटरनल। इंटरनल कारक जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारे ऊपर क्या करेंगे, फैक्टर जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, बाल विकास को अवरुद्ध करते हैं। वंशानुक्रम, अब वंशानुक्रम क्या है कि बालक जो है, यदि उस बालक के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या घटना हो रही है कि लोग जो है मंद बुद्धि के हैं, तो वह भी बालक क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा। शारीरिक में देखा जाए, यदि शारीरिक रूप से सभी लोग जैसे मान लीजिए हमारी आंतरिक कारक कैसे हो गए, शारीरिक कारक में शारीरिक, यदि बालक छोटा हो रहा है, यदि बालक छोटा है तो क्या ये उसका इसका रीजन थोड़े है कि उस चीज को पैसे से खरीद करके अपनी लंबाई को बढ़ा सकता है। यदि पैसे से खरीद कर लंबाई को बढ़ाना होता तो वह जो होता वह अपना अवरोधक नहीं, बल्कि वह भी जो है एक बालक मान लीजिए कि आर्मी की फौज में जाना चाहता है, उसकी हाइट छोटी है, तो उसकी हाइट छोटी है, कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हेरिडिटी को व्यक्त कर रही है जो है आपकी, लेकिन उसकी शारीरिक छोटी है, तो अपने आप को कैसे वो आगे बढ़ा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्या होती है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है। दूसरी है सामाजिक, बुद्धि, बुद्धि तो जन्मजात होती है, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। तो जब बुद्धि जन्मजात होती है तो बुद्धि को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। उसके बाद आता है संवेगात्मक, हमारे अंतर्गत जो होती है भय, क्रोध, गुस्सा, ठीक है, उसके बाद इमोशनल की भावनाएं जो होती है, ये सब क्या होती है, ये जो होती है हमारी आंतरिक कारक होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति हम कह सकते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात क्या कह सकते हैं, वातावरण, वातावरण ये भी जो होता है हमारा क्या होता है, बाह्य कारक होता है। और आंतरिक कारक समझ गए होंगे कि जो हमें इंटरनल रूप से जो होती है, जो हमारी पर्सनल होती है, उसको हम पैसे या वातावरण के द्वारा जो है बदल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आंतरिक कारक होती हैं। तो बाल विकास का अवरोधक, बाल विकास के अवरोधक हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बाल विकास का अवरोधक, प्रश्न कैसे पूछेगा कि बाल विकास का अवरोधक है बाह्य, आंतरिक, केवल आंतरिक, केवल बाह्य, या दोनों। तो आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये सभी। तो आप जानते हैं कि बाल विकास का अवरोधक जो है यह दोनों होता है, बाह्य एवं आंतरिक होता है। अब प्रश्न ऐसे दे देगा, ये बताइए कि बाल विकास के आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। तो बाल विकास के अवरोधक के आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, उसमें देगा वातावरण, ठीक है, वातावरण देगा, वंशानुक्रम देगा, वंशानुक्रम दे दिया, सामाजिक स्थिति दे दिया, आर्थिक स्थिति दे दिया। तो आप जानते हैं कि वंशानुक्रम होता है। तो ये चीजें जो थी आपने बाल विकास के अवरोधक में देखा कि बाल विकास के अवरोधक कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, ये मानव का जो व्यक्तित्व होता है, मानव व्यक्तित्व, वह मानव व्यक्तित्व जो होता है आनुवंशिक, मानव व्यक्तित्व जो होता है आनुवंशिक एवं हम कह सकते हैं वातावरण, आनुवंशिक एवं वातावरण जो होती है वातावरण क्या है, अंतःक्रिया, क्योंकि आनुवंशिकता हमारी हेरिडिटी है, ठीक है, तो हमारी हेरिडिटी के अंतर्गत है, लेकिन वातावरण मिल रहा है तो हम उसके बीच जो है क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरकनेक्ट करने के फलस्वरूप जो होती है हम उस चीज को अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि मानव व्यक्तित्व जो होता है किसका अंतःक्रिया है, आनुवंशिकता का है, वातावरण का है, दोनों का है, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का होता है। अब देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिकता का स्वरूप एवं अवधारणा क्या है, आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एक होती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, और ये होता है हेरिडिटी। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या है, मतलब आनुवांशिकी,
और आनुवांशिकता, आनुवांशिकता हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का सॉरी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। जो हमारी पीढ़ी होती है कह सकते हैं कि आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, इसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम भी कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक गुण क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है तो उसी के स्थानांतरण को हम वंशानुक्रम या आनुवंशिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं गंजापन जो होता है, गंजापन, हालांकि इसको माना नहीं गया है लेकिन मेरे ख्याल से जो होती है गंजापन जो होती है, यदि पिता का बाल जो होता है पूरी तरह से ये झड़ जाता है तो उसके लक्षण जो होती है कहीं ना कहीं उस लड़के में देखने को मिलती है। दूसरी बात देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांतर जिसको बोलते हैं, यह क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दूसरी बात कह सकते हैं हीमोफीलिया जो आती है, यह एक क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। मतलब मुझे हुआ, मेरे लड़के को हुआ, मेरे लड़के को हुआ, ठीक है, मेरे पापा को था, मुझे हुआ, उसके बाद मेरे लड़के को हुआ, कहीं ना कहीं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। आनुवंशिकी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब देखिए आनुवंशिक को यदि हम बात कर लेंगे तो आनुवंशिकी को, आनुवंशिकता को, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। अब आनुवंशिकता, ठीक ना, अब आनुवंशिकता में देखेंगे करें कि स्थिर सामाजिक संरचना बनाए, कहीं ना कहीं पिता की गुण जो होती है बच्चे में आकर के रुक जाती है। तो जब बच्चे के अंदर रुक जाती है तो पापा का गुण जो है अपने पा लिया। अब पापा जैसे बुद्धि पाले तो फिर क्या होगा, पापा जैसे शराबी है वो भी शराबी बन जाता तो क्या होता, तो ये हेरिडिटी नहीं हुई। हेरिडिटी तब कही जाती है पापा भी शराबी भी शराबी, तो लोग कहते हैं चलो ये क्या चलता है, खानदानी चल रहा है, ठीक, तो खानदानी ऐसी कोई घटना नहीं है, समझ सकते हैं आप। आनुवंशिकी, अब हम दूसरी चीज कह सकते हैं कि आनुवंशिक में जो कुछ भी हमें लक्षण प्राप्त होते हैं, आनुवंशिकी में जो कुछ भी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं वह हमारे पूर्वजों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पूर्वजों के लक्षण होते हैं। तो पूर्वजों के लक्षण से ही वो चीजें हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स जो है ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आनुवंशिकता का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। आनुवंशिकता के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव क्या होता है, हेरिडिटी का क्या इफेक्ट होता है हमारी फिजिकल ऊपर, फिजिकल के ऊपर देखिए कैसे, जैसे लड़का लंबा हुआ, गोरा हुआ, बौना हुआ, छोटा हुआ, ठीक ना, ये सब क्या होते हैं हमारे शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। हम कह सकते हैं कि किसी बालक का गोरा होना, लंबा, बौना,
बुद्धिमान आदि आनुवांशिकता का लक्षण है। आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें जब बालक जो होता है, देखते हैं कि यदि माता पिता छोटे हैं तो बालक क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्यों होता है, देखिए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक बालक का निर्माण कैसे होता है, देख लीजिए। एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हम एक ही प्रकार के गुणसूत्रों को, एक ही प्रकार के ईंट को जोड़ जोड़ करके मकान की हम इमारत को तैयार कर देते हैं, ठीक वैसे ही क्या होता है, यदि एक तरफ मेल होती है, मेल होता है, एक तरफ है फीमेल। अब हम जानते हैं कि मेल एंड फीमेल के अंतर्गत जो होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र बोले तो 46, ठीक है, क्रोमोसोम। अब क्या आता है कि मेल, इसमें जो होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें से 23 गुणसूत्र निकलेंगे और यहां से 23 गुणसूत्र, ठीक है। इन दोनों को मिलकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, निषेचन का होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब चूंकि 23 जोड़ी 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और यहाँ पे 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होगा दैहिक गुणसूत्र होगा। तो बात क्या होगी, यदि यहाँ पे है XX और यहाँ पे है XY गुणसूत्र है, आप समझ सकते हैं, तो क्या होगा कि 22 गुणसूत्र तो पिता का था और 22 गुणसूत्र जो है माता का। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र था मतलब 44, तो 44, और आप जानते हैं कि एक मनुष्य के अंतर्गत जो होती है 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 2 ही गुणसूत्र की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब क्या होगा कि 22 गुणसूत्र जो है यहाँ से 22 गुणसूत्र जो है यहाँ का मिलेंगे, और मिलने के बाद यहां से जो होगा मेल का गुणसूत्र और फीमेल का गुणसूत्र, या तो X या तो Y मिल जाए, तो मिलने के बाद जो होती है एक कोष बनता है, और उस कोष के अंतर्गत जो होते हैं छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु यहां से मिल करके, ठीक ना, एक कोष में निषेचन की प्रक्रिया होती है, मिलते हैं, और मिलने के फलस्वरूप जो होती है उसमें छोटे छोटे जो संरचना पाए जाते हैं, और उसी छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, और वही गुणसूत्र जो होती है हमारे लक्षणों को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है, बनाने का काम करता है। तो अब जो लक्षण जो है हमारे माता पिता के लक्षण जो हमारे में दिखाई देंगे, आप देखते हैं कि यदि इनके माता पिता जो है गोरे होते हैं, लड़के भी गोरे होते हैं, जिनके माता पिता काले होते हैं, लड़के लड़कियां भी क्या होते हैं, काले होते हैं, तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी के प्रभाव को दिखाने को मिलता है। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे मॉन्टेग्यू एवं जेम्स फील्ड, सिल्फेम्ड था, सिल के अनुसार एक गुणसूत्र के अंतर्गत 3000 जीन्स पाए जाते हैं, 3000 जीन्स पाए जाते हैं। और दोस्तों जीन्स वही जो होते हैं जो हमारे लक्षणों को प्रभावित करने का काम करते हैं, लक्षणों को पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखते हैं आनुवंशिकता की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। पहला है जेम्स ड्रेवर। देखिए जेम्स ड्रेवर क्या करते हैं, जेम्स ड्रेवर ने बताया कि आनुवंशिकता क्या होती है कि माता पिता से शारीरिक एवं मानसिक, माता पिता से शारीरिक एवं मानसिक माता पिता से शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का स्थानांतरण उनके यदि पुत्र में होता है
माता पिता से शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का स्थानांतरण उनके संतानों में दिखाई देना आनुवंशिकता है। ये जेम्स ड्रेवर का कहना है। उन्होंने कह दिया कि शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का माता पिता से उनके संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर का परिभाषा है। कभी कोई परिभाषा पूछ देगा तो अब एक वैज्ञानिक है दूसरा, रुथ बेनेडिक्ट ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आनुवंशिकता क्या है, तो आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त लक्षण है। मतलब माता पिता से जो लक्षण हमें प्राप्त हो रही है वही हमारी क्या है? रूथ बेनेडिक्ट ने कह दिया कि ये हमारी क्या होती है? आनुवंशिकता कहलाती है। उसके बाद जो है बी एन झा आते हैं। बी एन झा बी एन झा ने क्या कह दिया? बी एन झा ने कह दिया कि आनुवंशिकता जो होती है वह पुरानी लक्षणों का, है ना, वह पुरानी लक्षणों का क्या होती है? पूर्ण योग होती है। आनुवंशिकता व्यक्ति की आनुवंशिकता व्यक्ति की आनुवंशिकता जो होती है व्यक्ति की पुरानी या पूर्व जन्मजात लक्षणों का पूर्ण योग है। ये थे हमारे बीएन झा ने कह दिया। देखिए तीन चीजें हैं। माता पिता से शारीरिक और मानसिक लक्षणों का स्थानांतरण उनके संतानों में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर ने कहा कि आनुवंशिकता होती है। रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा कि आनुवंशिकता जो होती है माता पिता से प्राप्त होने वाली है। बात उसी चीज घुमा कहे सिर्फ मतलब अपनी बात को रहने के लिए कह देते हैं। जैसे गाँव बैठे बैठे लोग क्या होते हैं, चलिए हाँ हम यहाँ मिला देते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने कह दिया। बी एन झा का क्या है कि आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात लक्षणों का क्या होता है? पूर्ण योग होता है। ये बी एन झा ने कह दिया था। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट परिभाषा देकर के पूछ देता है कि ये परिभाषा जो है किसने कहा था, इस बात को आप बताइए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हम नहीं थे उस समय, तो हम क्या बताएं। अब देखते हैं दोस्तों शारीरिक लक्षणों का आनुवंशिकता तो देख लिए, लेकिन आनुवंशिकता किसके कारण जो होती है, दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि शारीरिक लक्षणों का दिखाई देना जीन पर निर्भर करता है। जीन पर, ठीक है, मतलब जो भी हमारे शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी हमारे शारीरिक लक्षण पिता की माता की जो हमें हमारे ऊपर दिखाई देता है, वह किसके कारण होता है? तो आप कह सकते हैं कि जीन के कारण होता है। अब देखिए जीन जो होते हैं, ये जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जो जीन जोड़े में पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीन जो है, कहीं ना कहीं ये जीन जो है बच्चों, वह जो होता है सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। तो क्या वह सभी जीन जो होते हैं अपने लक्षण दिखाएंगे? सभी जब जीन अपना लक्षण दिखाने लगेंगे तब तो हम फिर बिल्कुल हूबहू जो हम पापा या मम्मी जैसे दिखाई देना शुरू कर देंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, एक होता है प्रखर, क्या होता है? जीन जो होते हैं प्रखर होते हैं, और एक जो होते हैं मंद होते हैं। तो जो प्रखर
जो होता है, प्रखर जीन ही क्या करता है, हमारे लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। प्रखर जीन ही हमारे लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अब जो जीन, प्रखर जीन हमारी लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उसे, जो जीन हमारी लक्षणों को प्रदर्शित करता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आंखों का रंग है, देखिए आंखों का रंग जो है भूरा है, मम्मी का भूरा है, लड़के का भूरा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लक्षण जो प्रदर्शित कर रहा है इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और जो लक्षण हमें नहीं दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो आपने देख लिया जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप जो लक्षण दिखाई देगा जीनोटाइप, जो नहीं दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों, फिनोटाइप कहते हैं। ओके।